बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शगुफ्ता फैसल तामीरात टीवी से। पाकिस्तान में इस वक्त हमारा काफ़ी मसला एनर्जी का है और हुकूमत पाकिस्तान इस कोशिश में है कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। पाकिस्तान के माहिरीन इस पर दिन रात काम कर रहे हैं और इन्हीं माहिरीन में जनाब महफूज अहमद काजी साहब का नाम नुमाया है। अल्लाह ने खुदादार सलाहियतों से नवाजा है, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे उनकी काविशों के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से आपको बड़ा ओहदा, इज़्ज़त, शोहरत और बड़ी कामयाबियों से नवाजा है, तो क्या इसके पीछे आपके वालिदैन का रोल है? क्या आपने उनकी किन बातों को अपनाया कि आज आप इस मुकाम पर हैं? जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि इसमें जो भी कामयाबी है उसमें मेरे वालिदैन और मेरे उस्ताद का इसमें बहुत किरदार है। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि मेरे वालिद साहब खुद हमारे उस्ताद रहे, हमारे शहर के मटियारी से हमारा ताल्लुक है और मटियारी की जो काजी फैमिली है जिसका पूरे हिंदुस्तान के अंदर फतवा चलता था। अच्छा। इस्लामिक इंजेक्शंस जितनी भी थी उनकी इंटरप्रिटेशंस के बाद जो फैसले होते थे इस्लामी, वो सारे अंग्रेज दौर में भी वहीं से होते थे। और कुरान शरीफ का जो पहला सिंधी तर्जुमा है वो भी हमारे परदादा थे अखून अजीजुल्लाह, जिन्होंने सिंधी का पहला तर्जुमा कुरान शरीफ की ट्रांसलेशन उन्होंने की थी माशाल्लाह। तो उनकी दुआएं हैं और उनकी मेहनत है, उनकी तवज्जो है, जिसकी वजह से हम 5 भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम 5 भाई अपनी फील्ड्स के अंदर, एक भाई फॉरेन सर्विस में है, एक स्टेट बैंक में है, एक इलेक्ट्रिक के थे और एक भाई स्टेट बैंक के हैं, एक भाई डॉक्टर हैं। तो हम पूरी फैमिली जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम उन्हीं की दुआओं और उनकी मेहनत की वजह से। अच्छा सर, आपकी एजुकेशन के बारे में थोड़ा पूछना चाहूँगी। मैंने इंजीनियरिंग की थी इलेक्ट्रिकल में, उसके बाद मेरी 2 मास्टर्स थी इकोनॉमिक्स में और एनर्जी मैनेजमेंट में कॉमसेट्स इस्लामाबाद से। क्योंकि मेरा कैरियर जो था एज ए इंजीनियर स्टार्ट किया था कि इलेक्ट्रिक से 6 साल के बाद फिर मैं इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन के बाद जब पहले उनके जर्मन CEO आए थे तो मैं उनके साथ उनका प्रोजेक्ट लीडर था और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो कराची के थे, लोड मैनेजमेंट के, ट्रेनिंग ऑफ द मैनेजर्स के, और इसके अलावा इसके बाद मैंने ज्वाइन की थी फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर में एज ए डिप्टी एडवाइजर पावर। उसके बाद फेडरल प्लानिंग कमीशन की एनर्जी विंग में रहे और 2014 से सिंध गवर्नमेंट के अंदर एज ए डायरेक्टर अल्टरनेट एनर्जी ज्वाइन किया। तालीम के बाद फिर आप किन किन ममालिक में गए और क्या आपने वहाँ से एक्सपीरियंस हासिल किया? क्या आपने क्या नॉलेज ली वहाँ से? देखिए, तकरीबन 10 से 12 अमेरिका, चाइना, साउथ ईस्ट अफ्रीका में एनर्जी के हवाले से बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस और ट्रेनिंग्स मैंने अटेंड की और उसमें से वेस्ट एनर्जी, ऑफ ग्रिड रूरल एरियाज के सोलर सिस्टम्स के लिए हमने अफ्रीका के मॉडल्स को स्टडी किया, वेस्ट एनर्जी के मॉडल्स को स्टडी किया और पावर प्लांट्स के जो यूटिलाइजेशन है और आजकल जो एनर्जी सेक्टर का ट्रांजिशन चल रहा है फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स टूवर्ड्स द ग्रीन एनर्जीज, तो उस हवाले से बहुत सारी ट्रेनिंग्स की है। सही। अच्छा सर, पाकिस्तान में विंड पावर का कितना स्कोप है? पाकिस्तान के अंदर जो इनिशियल पहला विंड कॉरिडोर सिंध में था जिसका 55,000 मेगावाट का पोटेंशियल है, उसके बाद बलूचिस्तान के जो एरियाज हैं जेमिनी के साथ वहाँ पे भी मोर देन 1.5 लाख मेगावाट्स का पोटेंशियल है विंड पावर का, जबकि हमारी डिमांड और सप्लाई अगर आप देखेंगे तो 30 से 40 हज़ार डिमांड सप्लाई है। लेकिन विंड का एक पैटर्न होता है कि उसका कैपेसिटी फैक्टर जो पहले 30-31% था अब 40-44% हो गया है। तो पाकिस्तान के हवाले से मैं यही कहूँगा कि इस वक्त जो हमारा पहले क्राइसिस था एनर्जी का कि हमारे पास पावर प्लांट्स की शॉर्टेज थी, माशाल्लाह अब हमारे पावर प्लांट्स तो लग गए लेकिन 65% तक हमारा जो डिपेंडेंस है वो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर है जो कि इंपोर्ट होते हैं और डॉलर की प्राइस की वजह से और उनकी कीमत डबल हो जाती है, जिसकी वजह से पावर प्लांट्स हम चलाने के काबिल नहीं है। और जो इस वक्त भी एनर्जी का क्राइसिस है वो इसीलिए है कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी इज़ टू हाई, जो इकोनॉमिकली और इंडस्ट्री के लिए भी जो है वो एडजस्टेबल नहीं है। तो इसका हल जो है वो एक तो है कि लोकल रिसोर्सेज को देखें। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत नवाजा है, आप तरकुल देखें 175 ट्रिलियन टन्स का जो है वो पोटेंशियल है, जिसमें से हम सिर्फ अभी तक 2600 मेगावाट ही हासिल कर रहे हैं। लेकिन लोकल होने की वजह से इस पर ना कोई इंपोर्ट कॉस्ट है ना उसका कोई डॉलर पे इम्पैक्ट होता है। इसी तरह हमारे नॉर्दर्न एरियाज के अंदर हाइड्रो पावर पोटेंशियल है जो 50,000 तक मेगावाट का पोटेंशियल है, जिसकी वन टाइम कॉस्ट वो है, इनिशियल कॉस्ट है कैपिटल की। उसके बाद जैसे आप तरबेला, मंगला
जो 1976 में बने थे, अभी तक उनकी सबसे सस्ती बिजली 2 से 3 रुपए यूनिट आ रहा है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, वी नीड टू मैनेज इट और इनको ऐसे तरीके से चलाएं। बिल्कुल। अच्छा सर, एक विंड मिल के लिए कितना रकबा दरकार होता है? देखिए, विंड मिल के लिए, 2 विंड मिल्स के लिए पहले जो अपनी कैपेसिटी साइज पे होती है, उसकी साइज के लिए जो विंड मिल का जो पर होते हैं, उनकी पर की साइज होती है जो पहले 40 मीटर थी, 46 मीटर, आजकल 63 मीटर के भी हवा के पर आ गए। जो पहले जो हमारी विंड मिल्स थी वो 1.5 मेगावाट की एक विंड मिल होती थी। अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है 2.5 मेगावाट तक। इंटरनेशनल जो 5 दुनिया की बड़ी विंड मिल्स कंपनीज हैं वो सारी हमारे जमपीर में लगी हुई हैं। 2.5 मेगावाट के बाद अब 3, 4, 4.5 बल्कि तजुर्बे जो हैं वो 8 मेगावाट की विंड मिल्स के भी हो रहे हैं। सही। अच्छा सर, एक विंड पावर से 8 घंटे में कितनी बिजली की पैदावार होती है? मोस्टली जो हमारे पास विंड मिल्स लगी हुई हैं वो अंदाजन 50 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है, जो इनिशियली जब कैपेसिटी फैक्टर 31% था तो 120-125 मिलियन यूनिट्स सालाना उनकी प्रोडक्शन जो थी वो एज पर फीजिबिलिटी थी। अब टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होने के बाद 160 इवन 170 मिलियन यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी हम एक 50 मेगावाट के पावर प्लांट से हासिल कर सकते हैं, जिसमें अगर 2.5 मेगावाट की मिल है तो वो हमें 25-20 विंड टर्बाइंस चाहिए। एक 50 मेगावाट के लिए 2 की है तो उसमें फिर 25 चाहिए। मोस्टली शुरू में हमारे पास जो है वो 1.6 मेगावाट की 33 विंड मिल्स एक प्रोजेक्ट में लगी हैं, जो अब वो इम्प्रूव होके 20 मिल्स पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा सर, कितनी विंड मिल जो है काम कर रही हैं इस वक्त और कितनी अब लगने जा रही हैं? ये पाकिस्तान में इस वक्त सूबाई सिंध में जमपीर में के विंड कॉरिडोर में 35 विंड प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, जो तकरीबन 1835 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। और विंड का जो एक पीरियड होता है वो लीन और पीरियड होता है कि साल के अंदर फरवरी और मार्च के बाद जब हवाएं शुरू होती हैं तो नवंबर तक वो हवाएं चलती हैं, वो उसका मैक्सिमम पीक पीरियड होता है। दिसंबर से लेकर फरवरी तक उसका लीन पीरियड होता है। तो हमारे पास इसके अलावा भी तकरीबन 1.5 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में हैं, उनके फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स, उनकी लैंड अलॉटमेंट्स और उनके प्रोसेसेस जो है उन पे जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो अब नई पॉलिसी दी है उसके मुताबिक जो भी पावर प्लांट्स आते हैं वो थ्रू कॉम्पिटिटिव बिडिंग आएंगे ताकि उनकी प्राइस रिड्यूस हो सके। सही। तो 1.5 मेगावाट के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जो आइडेंटिफाइड है और उनके लिए डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में वो है। अच्छा सर, आपके सोलर प्लांट जो है वो कोटरी के अलावा और कहाँ पे लगने जा रहे हैं? देखिए, तो कोटड़ी के अलावा कराची में इस वक्त हमारी 2 साइट्स हैं। एक डिस्ट्रिक्ट मलीर के अंदर 150 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर 120 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है, जिसके लिए हमने फिजिबिलिटी स्टडीज कर ली है, लैंड आइडेंटिफाई कर लिया है और बिडिंग के थ्रू हम जो है इसको लीस्ट कॉस्ट के ऊपर इंशाल्लाह जल्दी 1 साल के अंदर लेके आ जाएंगे। सही। अच्छा सर, सिंध गवर्नमेंट ने लाखों घरों में सोलर सेल का मंसूबा बनाया था, तो क्या उस पर अमल हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट ने जो ऑफ ग्रिड एरियाज हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस कम है या पुअरेस्ट फैमिलीज हैं उनके लिए वर्ल्ड बैंक के तावन से एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसमें इनिशियल टारगेट था कि 2 लाख घरों को सोलराइज किया जाए। तो 2 लाख घरों के लिए 10 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो पुअरेस्ट फैमिलीज हैं उनके लिए 1 बल्ब, 3 बल्ब, 1 पंखा, 1 मोबाइल चार्जर या LED फीस USB पोर्ट के हवाले से बना के और उनको सब्सिडाइज रेट्स के ऊपर 75 to 80% सब्सिडाइज रेट्स पर उनको दिया जाएगा। सही। अच्छा सर, आपकी नज़र में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि पाकिस्तान में बिजली का बहरान जो है वो ख़त्म हो? देखिए, पाकिस्तान में बिजली तो है लेकिन उसका प्रॉब्लम है कि थर्मल फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर है। इंपोर्ट ड्यूटीज़ और डॉलर की डिवैल्यूएशन, रुपये की डिवैल्यूएशन की वजह से वो कॉस्टली इफेक्टिव पड़ती है। तो ग्रीन एनर्जी ही एक मसले का हल है जिसमें कोई फ्यूल कॉस्ट नहीं है, सिर्फ कैपिटल कॉस्ट है। 1 टाइम प्रोजेक्ट लग गया, उसके बाद सिर्फ उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस है। तो विंड के प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर सबसे सस्ता है, वेस्ट टू एनर्जी है, बायोगैस प्लांट्स हैं जो कि रूरल एरियाज़ के अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और हमारे पास जितने भी ये रिसोर्सेज हैं, अगर हम उनको इकोनॉमिकली मैनेज करें तो हम अपने बहरान पर काबू पा सकते हैं। सही। अच्छा सर, आपका इदारा और किन किन शोबों में काम कर रहा है? देखिए, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर रूफटॉप सोलर के ऊपर 50 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग्स के ऊपर रूफटॉप सोलर लगा के सेविंग्स की हैं। 21 मेगावाट के लिए हम 32 हॉस्पिटलों को सोलराइज कर चुके हैं।
25 हॉस्पिटल्स के ऊपर हमारा काम हो रहा है और ये वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से हो रहा है कि जितनी भी पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग्स हैं उनको इनिशियल फेजेस के अंदर सोलराइज किया जाए। इससे ना सिर्फ ये कि आप देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स हैं उससे फर्क पड़ेगा। 2015 में आपको याद होगा कि सिर्फ 1 से 1.5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से बहुत बड़ी कैजुअलिटीज एक दिन के अंदर हो गई थी। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने ग्रीन पार्क्स बनाने का डिसीजन किया था कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम एक सोलर पार्क होना चाहिए, जिसके अंदर इनिशियली पहले फेज के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई की गई थी और 3 डिस्ट्रिक्ट्स में काम इस वक्त चल रहा है। तो उसके बाद 2022 के जो फिलर्स हैं उन्होंने भी यही बोला कि जी आप ये क्लाइमेट चेंज है, यूएन सेक्रेटरी जनरल की जो विजिट है उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है, पाकिस्तान इज पेइंग द प्राइस फॉर विच इट हैज़ नॉट कमिटेड। जो बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल है, क्लाइमेट इफेक्ट्स जो हैं उनकी सज़ा जो है वो पाकिस्तान इज पेइंग द प्राइस। तो हमें ग्रीन एनर्जी के ऊपर ही जाना है जिससे हमारी बिजली का बहरान न सिर्फ अफोर्डेबिलिटी और क्लाइमेट इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशंस जो हमारे क्लाइमेट में वो भी हासिल हो सकते हैं। अच्छा सर, कुछ हॉस्पिटल्स को आप सोलर पर लेकर आ रहे हैं तो कुछ इस बारे में बताइएगा। देखिए सिंध गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स की बड़ी हॉस्पिटल्स हैं उनको पहले फेज के अंदर सोलराइज रूफटॉप के तहत के ये एक मॉडल आप देख रहे हैं, इस मॉडल को हमने इम्प्लीमेंट किया है ऑल द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के ऊपर, जिसमें से 32 हॉस्पिटल्स को हम सोलराइज भी कर चुके हैं ताकि इन हॉस्पिटल्स के अंदर 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी डिमांड तो एटलीस्ट डे टाइम के ऊपर उनका कॉस्ट सेविंग करके और इस सोलर एनर्जी को यूज किया जाए। चलिए कौन कौन से हॉस्पिटल? अच्छा सर, कराची के अंदर इसमें से जो 11 हॉस्पिटल्स हैं कराची के अंदर, जना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, सऊदाबाद हॉस्पिटल, लियाकताबाद हॉस्पिटल, टुम्बा गोट हॉस्पिटल, जितनी भी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स हैं उनमें जहाँ भी जितना भी हमें सोलर पोटेंशियल मिला, मैं आपको सिविल हॉस्पिटल कराची का एग्जांपल दूं कि उनकी सिर्फ लोड की डिमांड 5.5 मेगावाट है। अच्छा, जबकि सोलर पोटेंशियल जो हमने लगाया है वो वहाँ पे 1100-1200 किलोवाट के करीब लगाया है। बाकी यानी कि उनके पास अब अराउंड 25 से 30% जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो हम सोलर से मीट कर रहे हैं, जबकि 70% वो स्टिल दे आर ऑब्टेनिंग। इसी तरह जिला हॉस्पिटल में JPMC में मैं आपको बताऊं कि उनके मुख्तलिफ वार्ड्स और मुख्तलिफ यूनिट्स की 84 बिल्डिंग्स हैं, जिसमें से 14 बिल्डिंग्स के ऊपर हमने सोलर लगाया है, 1.5 मेगावाट के करीब है। इसके अलावा 3 मेगावाट उनकी जो डिमांड है वो जो है वो अपने के इलेक्ट्रिक से पूरी कर रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तामीरा टीवी को अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। तो नाज़रीन, कैसा लगा आज का प्रोग्राम आपको हमारा? ये थे जनाब महफूज अहमद काजी साहब। यकीनन आपने प्रोग्राम को पसंद किया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट शख्सियत के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।